बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने बहुत कुछ देखा होगा दुनिया में कि लोग मुल्क फ़तह करते हैं। पहले ज़माने में तलवारों से जंग हुआ करती थी, फिर तोपों से होने लगी, फिर मिज़ाइल और एटम बम से होने लगी और मुल्कों को फ़तह कर लेते हैं लोग। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने अपने कलम से एक मुल्क को फ़तह किया है, और वो मुल्क है लंदन, जिसके हम बरसों ग़ुलाम रहे हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर आज़म बेग साहब से, जो लंदन गए थे और अपने कलम के दम पर वहाँ से एज़ाज़ लेकर आए हैं, और वहाँ के जो हालात रहे, जो सफ़रनामा है, हम आपकी ज़बानी ही सुनते हैं। डॉक्टर साहब, लंदन होकर आए और एज़ाज़ भी मिला आपको, क्या हालात रहे, क्या क्या किस तरह का आपका सफ़र रहा? कुछ हमारे नाज़रीन को आप अपनी ज़बानी ही सफ़र का सफ़रनामा बताइए। मैं डॉक्टर आज़म बेग, साबिक़ सदर तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फाउंडर डायरेक्टर JLN एजुकेशनल ग्रुप राजस्थान, नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी और तालीमी तंजीमों से वाबस्ता हूँ। पिछले कई सालों से, तकरीबन 3 दशक से हम राजस्थान में ख़ास तौर से और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में तालीमी सतह पर बहुत सारे काम बुनियादी तौर पर कर रहे हैं, जो ज़मीनी सतह के काम हैं। स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स को रोकने के काम हैं, गरीब स्टूडेंट्स के माली इमदाद फराहम करके उनको हायर एजुकेशन तक ले जाने के काम हैं। मेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग और जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड काम हमने बहुत सारी रियासतों, ख़ास तौर से राजस्थान में अंजाम में दिए हैं। पिछले दिनों 3 महीना पहले WBR लंदन की एक टीम हिंदुस्तान आई हुई थी। उसने पूरे मुल्क में सर्वे किया और 5-7 रियासतों में से जिन लोगों को सिलेक्ट किया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित करने के लिए और वहाँ 2 शब्द कहने के लिए, उसमें मुझ जैसे एक कमतर इंसान को भी मौका मिला सेलेक्ट होकर के लंदन जाने का। ज़का भाई, मैं बहुत मशकूर व ममनून है उन लोगों का जिन्होंने लंदन में सिर्फ मेरा सम्मान ही नहीं किया, बल्कि उस सरज़मीन पर जिसने हमको 100 बरसों तक ग़ुलाम रखा है, अपने मुल्क पर सरकार चलाई है, लंदन में बुला करके और वहाँ पर सिर्फ सम्मान भी नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल कर के प्रोग्राम रख कर के और मुझे अलग से मेरी तकरीम की। मैं इसके लिए भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे पार्लियामेंटेरियंस के बीच में उन्होंने इंडो यूके ग्लोबल जो अवार्ड दिया मुझे, उस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ जा कर के हमने सिर्फ़ एक एज़ाज़ ही नहीं लिया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एज़ाज़ मिला पूरे राजस्थान वासियों को, ये एज़ाज़ मिला पूरा मेरे वतन के बाशिंदों और आलियान हिंदुस्तान को, कि इस मुल्क की मिट्टी ने हमको इस लायक बनाया कि हम लंदन में जा कर के इकराम और एज़ाज़ पा सकें और वहाँ पर उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकें। इसी सफ़र के दौरान हमें इस बात का भी मौका मिला कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विज़िट कर सकूं। मैंने वहाँ से उसको पूरा लाइव किया और अपने देशवासियों को दिखाया कि कैसे तालीम के मैदान में लंदन ने तरक्की की है। मैंने वहाँ से निकल करके फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात करके उसको भी लाइव किया और ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके और अपने आप को किसी काबिल बना रहे हैं। तालीम के इख्तियार करने में किसी तरह की उनके अंदर कोई झिझक नहीं है, किसी तरह की उनके अंदर कोई दूसरी सोच नहीं है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मर्द, औरत, गैर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे समाज के लोग मिल कर के और कैसे अपने आप को यूनाइट रख कर के और सिर्फ देश की तरक्की की सोचते हैं, मुल्क की तरक्की की सोचते हैं। कैसी भाईचारगी उनके अंदर है, कैसा अखलाक उनके अंदर है, कैसी रिवायती तहजीब और अक़दार उनके अंदर है। मैं उस सचमुच उन लोगों को देख कर के इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उन मुल्कों में जिनको यूरोपीय ममालिक कहा जाता है, अखलाक की आला कदरें मौजूद हैं, तहजीब की नुमाया मिसालें मौजूद हैं और इल्म व दानिश के बड़े बड़े मरकज़ मौजूद हैं। उनके अंदर वो तमाम सिफ़ात हैं जो किसी एक अच्छे मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। मैंने ये पाया कि वहाँ पर अखलाकियात हैं, ईमान नहीं है। हम हिंदुस्तान में ये देखते हैं कि यहाँ मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम नहीं है। देखिए, अल्लामा इकबाल ने भी वहाँ पर रहे और
इस्लामी क़दरों को लेकर अल्लामा इकबाल ने जो चीज़ें रखी और वहाँ के जो असरात थे उनको कबूल नहीं किया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात और उससे आगे बताता चलूं कि जब मैं लंदन जा रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल था कि सर सैयद अली रहमान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करते वक्त और अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान की तामीर व तश्कील करते वक्त एक ख्वाब देखा था कि हमें लंदन जाना है। वो 1869 में वो लंदन गए थे। मुझे वहाँ ये दिखाया गया कि ये वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास में एक गुड इनफ कॉलेज है जहाँ सर सैयद 1 साल रुके थे। मैं वहाँ गया, मैंने वो कमरा देखा, बाहर लिखा हुआ था लिव्ड सर सैयद अहमद ख़ां 1869 टू 1870। मैंने वहाँ के मैनेजमेंट से ये कहा कि क्या मुझे 2 दिन यहाँ रहने, सर सैयद की चली हुई उन गलियों में मुझे अपने पैर रखने की इजाज़त मिल सकेगी? मुझे वहाँ पर उन्होंने इजाज़त तो दी, लेकिन 1 दिन के एक कमरे की कीमत 45,000 रुपया रखी। मैं 3 दिन वहाँ रहा, 1.5 लाख रुपए के करीब मेरा वहाँ पर ख़र्चा हुआ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करते वक्त सर सैयद ने लंदन की सैर करके यहाँ के कॉलेजेस को देख के, जो उनसे भी 1000 साल पहले कायम हुए थे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने का ख्वाब देखा है, तो मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मैं वहाँ रुका, 3 दिन मैंने वहाँ क़याम किया। वहाँ से भी मैंने लाइव किया अपने आप को और अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को बिलखुसूस दिखाया कि देखिए किस तरह से आपके लिए सर सैयद ने स्टेची हॉल बनाया था, कैसे सर सैयद हॉल बनाया था, कैसे सर सैयद एकेडमी बनाई थी। और जो बात उन्होंने यहाँ आकर के लंदन से कही थी कि मैं ऐसे स्टूडेंट यहाँ से पैदा करना चाहता हूँ जिनके एक हाथ में नेचुरल साइंस हो, दूसरे हाथ में फ़लसफ़ा हो और सर पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हो। ये बात सर सैयद अली रहमान लंदन में देखे हुए ख्वाब की बुनियाद पर ही यहाँ कह करके गए थे। मैं अपने तमाम स्टूडेंट से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी तहजीबी कदरों के साथ साथ, अपनी आफाकी कदरों के साथ साथ अपने हाथ में साइंस और नेचुरल फ़लसफ़ा रख करके कंप्यूटर की वो आला एजुकेशन को भी इख्तियार करें जो इस वक्त पूरी दुनिया को फ़तह किए हुए। इसी के साथ जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ मैंने देखा एक दरिया बह रहा है और यहाँ पर अल्लामा इकबाल सुबह के वक्त बैठ कर के इन पानी में कंकरियों से खेला करते थे। और उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों को ये एक पैगाम दिया था, ज़मिस्तानी हवाओं में थी गर शमशीर सी तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी। सुबह को उठ करके कुरान की तिलावत करके, मौजूदा नज़ारों को देख करके, किताबों को अपने दिल से लगा करके इस दुनिया को बदलने के जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ करके उस दरियाए टेम्स के किनारे देखे थे, क्या हम लोग भी अल्लामा इकबाल और सर सैयद अली रहमान के उन ख्वाबों को हिंदुस्तान में ताबीर बनाने के लिए दानिशगाहें कायम करने, सुबह को उठ करके नमाज अदा करके इस हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए निकल पड़ें? तो मैं समझता हूँ कि ये मिट्टी आज भी ज़रखेज़ है और हम इस मिट्टी से अपनी बू को महसूस करके अपने भी हालात बदल सकते हैं, मुल्क के भी हालात बदल सकते हैं और मिलजुल करके इस हिंदुस्तान को फिर खोया हुआ मकाम दिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो तालीम, जो तहजीब, जो कदरें बाहर के मुल्कों में हम लोगों में देखते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर भी वही चीज़ कायम कर सकें। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज टोंक में इस दारुल इरफानिया के बड़े अहलकारों को, बड़े कलमकारों को, बड़े जफाकारों को और इल्म के इन दानिशकदे से जुड़े हुए अहलकारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस तबलीग में, इनके इस जोश में, इनके इस इदारे में, इस तहक़ीक़ व तदवीन में इज़्ज़त और मर्तबा अता फ़रमाए। मुफ्ती आदिल साहब, मुफ्ती सईदुल मिल्लत हज़रत मौलाना सईद साहब, मौलाना आमिर साहब, मोहतरम जनाब हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ और करम फरमा महमूद शाह साहब और तमाम लोग जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्रों में दराज़ी अता फ़रमाए। और इन इदारों से जो पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को, बिलखुसूस राजस्थान को जो फैज़याबी मिल रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें 4 चाँद लगाए। एक बात और ज़का भाई मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैंने वहाँ पर जो मस्जिदें देखी, मैंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंदन के अंदर लंदन की सेंट्रल मस्जिद देखी है उसको भी मैंने लाइव किया था। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ की इको मस्जिद भी देखी है। मैं उन मस्जिदों का हाल 2 मिनट आपको बयान करके ये कहना चाहता हूँ कि हमको भी उस तरफ पढ़ना चाहिए। हम सारा सरमाया मस्जिद में लगा देते हैं, लेकिन उसके 2 बुलंद मीनारे और उसकी खूबसूरत कालीने और उसके खूबसूरत एसी में बैठ करके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के अलावा उसको कोई काम में नहीं लेते। मैंने बाहर देखा है कि ऐसी खूबसूरत लाइब्रेरी मस्जिद के अंदर मौजूद है जहाँ वो लोग तालीम हासिल करके दुनिया में इल्म की शमा रोशन कर रहे हैं।
है, मैंने वहाँ देखा है आने वालों के लिए मेहमान खाना है जहाँ लोग आकर के रुकते हैं और वहीं से अपनी इल्म की हासिल करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि मस्जिदों के अंदर बहुत खूबसूरत कैंटीन है जहाँ ज़रूरत पड़ने पर वो लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। वहाँ ये भी देखा है खिदमत खल्क़ के लिए मस्जिद से जुड़े ऑफिसेज़ हैं जहाँ वो लोग आकर के अपने मसाइल को सॉल्व करते हैं और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को आकर के इल्म की और रोशनी सिखाते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस तरीके से आज ये महफिल सजाई है और यहाँ पर लोगों को ये बात आवाम तक पहुँचाने के लिए मुझे मौका दिया है। हम कोशिश करें कि हम भी अपनी मस्जिदों को देखिए, ऐसा है कि मुल्क में जैसे कि प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की बात निकली और इस वक्त हमारे सूबे राजस्थान में एक इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है तकरीबन। ये सियासी जो हालात हैं उसको लेकर उसके पस मंज़र में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी ख्वाहिशमंद हैं यहाँ कुछ खिदमत के सियासी एतबार से कुछ टिकट लेना है या कुछ? मैं समझता हूँ आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। राजनीति के ताल्लुक़ से जो चर्चाएँ गलियारों में होती हैं उसका ताल्लुक़ अवामी ज़िंदगी से होता है। मैं स्पेशली राजस्थान की जनता का बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि इन्होंने हिंदुस्तान में इस वक्त जो सेफ्रोनिज़्म का एक बुखार है लोगों में, जो हिंदुत्व के नाम पर नफ़रत की राजनीति हो रही है, इसको रोकने में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नुमायाँ किरदार अदा किया है। और राजस्थान की तमाम जनता को सचमुच मैं इस बात के लिए भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस माहौल में इन्होंने इस भाईचारे को कायम रखा है। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें भाईचारे का माहौल है, आपसी मिलनसारी का माहौल है, एक दूसरे के करीब आने का माहौल है। पता नहीं क्यों कुछ लोग जज्बाती बातें करके, नफ़रत की बातें करके इस मुल्क के अवाम को भावुकता से जोड़ करके और नफ़रत की फ़िज़ा में सांस लेने लगे। और इस वक्त मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है किस तरह से नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसियों के ताल्लुक से लोगों में नफ़रत पाई जाती है, जिस तरीके से एक समुदाय विशेष की लिंचिंग की जा रही है, जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के घरों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से हम SC ST और ये जो सनातन धर्म है भारत का, इसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं मोदी जी। इसको लेकर के बड़ी बाहर के लोगों में बेचैनी है। उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप लोग हिंदुस्तान में इस वक्त भाईचारा कायम कीजिए, एक दूसरे के करीब आइए। राजस्थान की अलबत्ता वो लोग तारीफ़ करते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने मरीज़ों के लिए, गरीबों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, बेरोज़गारों के लिए दरिया खोल दिया है एक तरह से उन्होंने कामों का, और एक बिसात बिछा दी है। कोई गरीब भूखा न सोए, कोई मिस्कीन और यतीम और मजदूर और रोगी निरोगी न रह जाए। इसके लिए अशोक गहलोत जी ने सचमुच काम किया है। उन्होंने उनकी जो योजनाएं हैं 25-25 लाख रुपया गरीबों को माली हालत से मजबूत करके और मेडिकल के क्षेत्र में सेवाएं देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ हालात बहुत नाजुक हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि हम नाकाम और नामुराद हो जाएं या अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएं। मौजूदा हालात में हमने पूरे मुल्क का जो सर्वे किया है, कई सारी रियासतों में गए हैं, अब हमको ऐसा लग रहा है कि लोग महंगाई से, बेरोज़गारी से आजिज़ आ चुके हैं। मोदी सरकार से 2024 में अब छुटकारा चाहते हैं और ये जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको मजबूत करना चाहते हैं। और बस इतनी सी दरख्वास्त है इन इंडिया के हलीफ जमातों का, इस अपोजिशन जमातों के गठबंधन से, कि वो इसको आखिर तक बना कर के चलें। जो और पसमानदा बिरादरियाँ हैं उनको अपने आप से जोड़ें। जो बहुत सारी और पार्टियाँ गठबंधन से जुड़ना चाहती हैं उनको इनसे जोड़ें। और हमारे SC ST के वो भाई जो इस वक्त इस तंगी से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, नफ़रत से तंग आ चुके हैं, उनको भी अपने आप से करीब करें और इस गठबंधन को मजबूत फैलाएं। मैंने लंदन आई के एक इंटरव्यू लेते वक्त एक पत्रकार से ये कहा था कि हिंदुस्तान में माहौल ख़राब इसलिए नहीं है कि अच्छे लोग कम हो गए, नहीं, परेशान करने वाले और गुमराह करने वाले लोग 5% हैं। 95% लोग आज भी ऐसे हैं जो भाईचारे और मोहब्बत से प्यार करते हैं। परेशानी ये हो गई है कि वो खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। अगर वो बोलने लग जाएं और वो आगे आ जाएं तो ये 5% लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं ये खामोश हो जाएंगे और हिंदुस्तान वापस वही अमन का गहवारा बनेगा। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस वक्त जो आगे 5 चुनाव होने जा रहे हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, इन 5 स्टेट के अंदर कांग्रेस एक सेकुलरिज्म को मजबूत दावेदारी के रूप में वापस आएगी। और राहुल गांधी जी ने
कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक नफ़रत को मिटाने और मोहब्बत को बढ़ाने की जो आवाज़ दी है, नफ़रत की दुकानों को बंद करके मोहब्बत के बड़े बाज़ार खोलने की जो बात कही है, वो रंग लाएगी और ये सारे के सारे लोग मिलकर के एक जाज़म के नीचे आएंगे और ये मुल्क जो 32% वोट लेकर के नफ़रत की आमाजगाह बन गया और 68% वोट बिखर करके तमाशाई बने देख रहे हैं, जो इस वक्त जद में है ईडी की, जो इस वक्त जद में है हर तरह की परेशानी और बेरोज़गारी और बेकारी की, वो तमाम लोग एकजुट होंगे और इस मुल्क को वापस अमन का गहवारा और जन्नत निशान बनाने में आगे आएंगे। राजस्थान में भी वापस से गहलोत जी और पायलट साहब दोनों मिलकर के कांग्रेस को वापस सरकार बनाने के लिए अब तत्पर हैं और हम समझते हैं कि ये लोग मिलजुल करके सारे लोगों का सपोर्ट लेकर के जो योजनाएं बनाई गई हैं उसको आगे ला करके और कांग्रेस वापस से दोबारा से बेहतर बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए पूरी टीम, हमारी हक टीवी इंडिया की पूरी टीम आपकी ममनून है, मशकूर है। अल्लाह हाफिज़।